नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो सीरीज हर मैनी शेड्स में। जब पूरा शहर सो रहा होता है तो कुछ महिलाएं जाग रही होती है, खुद के लिए नहीं, हमारी सुरक्षा के लिए। सड़क पर खामोशी हो या भीड़ का शोर हो, एक वुमन पुलिस अलर्ट होकर खड़ी रहती है हमारी सुरक्षा में और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में। एक महिला के लिए पुलिस ड्यूटी सिर्फ यूनिफॉर्म पहनना नहीं होता है, फियर को कंट्रोल करना, इमोशंस को बैलेंस करना और डिसीजन को जिम्मेदारी से लेना होता है। तो चलिए मिलते हैं श्रीमती उषा बारिया, पुलिस लेडी से, जो हर चुनौती का सामना डटकर कर रही है और बिना शोर मचाए पर सम्मान के साथ। मैडम, स्वागत है आपका हमारी वीडियो सीरीज हर मैनी शेड्स में। फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड है, मेरे देवर हैं, मेरी देवरानी है और मेरी सासू जी हैं। तो फैमिली में पहले भी कोई पुलिस में इस सर्विसेज में है? हाँ, मेरे पापा भी पुलिस में हैं। अच्छा। और मेरे हस्बैंड भी पुलिस में है, मेरे देवर भी पुलिस में और मेरे जो ससुर जी थे वो भी पुलिस में थे। पूरे परिवार ही पुलिस में है। हाँ। मैम, बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक 17 साल का है और एक 5 साल का है। जी, तो दोनों बच्चे साथ में ही रहते हैं आपके? नहीं, मेरे दोनों बच्चे साथ में नहीं रहते हैं। एक मेरे हस्बैंड के पास में रहते हैं और एक मेरे पास में रहता है। छोटा वाला बेटा मेरे पास रहता है और बड़ा वाला बेटा रतलाम में रहता है। तो हस्बैंड रतलाम पोस्टेड है? हाँ, हस्बैंड रतलाम में पोस्टेड है। ओके, तो आप छोटे बेटे अकेले रहते हैं यहाँ? हाँ, अकेले रहती हूँ। तो मैम, फिर इस जॉब में चैलेंजेस क्या रहते हैं आपको एज अ वुमन? मतलब क्या क्या चैलेंजेस फेस करने रहते हैं आपको? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि बच्चों को घर पे छोड़ के जाना है और ड्यूटी करना है। मतलब आधा ध्यान तो अपना बच्चों में ही रहता है, पर फिर भी अपने को थोड़ा सा दिमाग माइंड सेट करके वापस चलो, अपने को ये काम कर रहे हैं, अपन पुलिस में है तो अपने को ये करना ही है। ठीक है, बच्चे हो संभल जाएंगे। तो मैम, छोटा वाला बेटा तो छोटा है अभी बहुत ज्यादा, तो फिर वो जिद वगैरह करता हो, कैसे मैनेज करती हैं आप? मतलब जिद तो करता है, वो छोटा है इसलिए तो कैन मैनेज तो ये है कि कभी ऐसा होता है कि वो ज़्यादा जिद कर रहा होता है तो मैं किसी के पास उसको छोड़ के चली जाती हूँ। और जैसे कभी और ज़्यादा फिर वहाँ भी नहीं रुकता है तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए आ जाती हूँ, थाने पे किसी को बता के आ जाती हूँ, कि सबको बोल के आ जाती हूँ कि वो ज़्यादा मतलब परेशान कर रहा है, तो मैं कर लेती हूँ, मैंने निकाल लेती हूँ उसको। और नाइट ड्यूटीज में मैम? नाइट ड्यूटी में अधिकतर ऐसा होता है मैडम कि कोई मिलता भी नहीं अपने को कि उसके पास छोड़ के जाए, तो अपने कभी कभी तो पास में कोई होता है तो उनको बोल के जाना पड़ता है कि आप थोड़ी देर देख लेना, मैं इतनी देर में आ जाऊंगी, और फिर ऐसे करके मैनेज करते हैं। मैम, कितने साल से हैं पुलिस सर्विसेज में आप? मुझे मैम 10 साल हो चुके हैं। 10 साल। तो कैसे सोचा मैडम कि इस फील्ड में आना है? फील्ड में आने के लिए तो ऐसा तो कुछ सोचा नहीं था कि मुझे पुलिस में ही जाना है जी। पर जैसे मैडम मेरी शादी हुई है ना, उसके बाद में मेरे ससुर जी थे पुलिस में ही थे और हस्बैंड मेरे कुछ करते नहीं थे, वो सिर्फ तैयारी कर रहे थे, और मेरे देवर भी तैयारी कर रहे थे और एक मेरी ननंद है, मतलब वो लोग भी तैयारी कर रहे थे, छोटे छोटे ही थे वो सब। फिर ऐसा हुआ कि शादी के 2 साल के बाद में मेरे ससुर जी का एक्सीडेंट हो गया, और उस समय मेरी डिलीवरी हुई थी और मेरा जो फर्स्ट बेटा था वो 2 महीने का ही था। इधर मेरे ससुर जी का एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सपायर हो गए, और सारी घर की जिम्मेदारी एक तो मेरे हस्बैंड पे आ गई, मतलब पूरी जिम्मेदारी उन पे आ गई, क्योंकि मैं भी उस समय कुछ करती नहीं थी। फिर धीरे धीरे उनको अनुकंपा जॉब मिल गई कि चलो ठीक है, घर का चलता रहेगा। फिर मैंने सोचा कि यार मैं इतनी पढ़ी हूँ, मेरे पापा ने भी मुझे इतना पढ़ाया, तो कुछ तो मैं करूँ, खाली झाड़ू पोछा बर्तन में तो नहीं रह जाऊँ, क्योंकि उस समय मैं हाउस वाइफ ही थी। पर सासू जी मेरी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थे, उनका ये कहना था कि नहीं, घर में सब कुछ है, बाहर कहीं जाना नहीं है, और अगर फिर भी तुम्हें करना है तो घर का सारा काम करने के बाद ही आपको ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो मतलब परमिशन नहीं थी। फिर मैंने जैसे तैसे करके फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर किया, फाइनल किया। फिर बाद में ऐसा लगा कि यार अब जॉब के लिए तैयारी करते, तब तक मैं 12th पास ही थी। पढ़ाई फिर मैंने स्टार्ट तब की कि यार मैं 12वीं तक पढ़ी हूँ तो मैं अपनी पढ़ाई थोड़ी और कंटिन्यू रखती हूँ, हो सकता है कि मैं इनकी कुछ हेल्प कर पाऊँ, मतलब मैं भी कुछ करूँ। तो उसके बाद में फिर मेरा ग्रेजुएशन हो गया। फिर बाद में फिर मैंने 2-3 पहले जैसे वो महिला सशक्तिकरण में, सुपरवाइजर में, आंगनवाड़ी में, कि कहीं तो अपन अप्लाई करें, छोटी से छोटी भी मिल गई तो थोड़ी तो हेल्प हो ही जाएगी। फिर ऐसा मेरा घर से थोड़ा सा बाहर निकलना, कोचिंग वोचिंग के संबंध में कि चलो कोचिंग जाएगी, घर का सारा काम करके आपको कोचिंग वगैरह जाना है। तब बेटा भी छोटा था? तब वो मेरा बेटा छोटा था। अब मुझे घर, सासू जी तो मेरी मेंटली वो हो गई थी, डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि मेरे ससुर जी रहे नहीं थे। अब घर का सारा काम मुझे ही करना है, मेरे देवर का भी काम करना है और मेरी ननद का भी काम करना है, और मेरे बच्चे का भी करना है, और पढ़ाई भी करनी है और काम भी करना है ना। अब मैंने कहा ठीक है, ये तो चैलेंज है, अपने को फेस तो करने ही पड़ेंगे।
फिर मैंने अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाए रखा कि चलो ठीक है मैं कर लूँगी कर लूँगी कर लूँगी। फिर मैंने PGDCA करा के मैंने कहा चलो ठीक है पटवारी बनेंगे अपन पटवारी के एग्ज़ाम देंगे तो उसमें कंप्यूटर वगैरह मानते थे, तो मैंने PGDCA किया। फिर PGDCA का जो लास्ट समय था उसमें ये निकली थी, सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम निकली थी। तो किसी ने बोला मुझे कि ट्राई करो, ये भी एग्ज़ाम है, देने में क्या है, अपने को भी पता चलेगा कैसे तरीके के पेपर आते हैं, क्या होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मेरे को लगा मेरी हाइट तो बहुत कम है, इसमें पॉसिबल है कि नहीं है क्या पता। तो बोले एग्ज़ाम तो दो, फिजिकल बाद में होता है। पहली एग्ज़ाम दी मैंने, तो मेरे ज़्यादा नंबर तो नहीं आए, 50 से एक नंबर आए 100 में से। तो फिर ऐसा लगा कि यार मैं इतना कर सकती हूँ, मतलब मैंने 100 में से 50 कर लिए, तो अगर मैं पढ़ूंगी तो हो सकता है कि कुछ कर ही लूँगी। फिर मैंने सेकेंड बार फिर ट्राई किया, सेकेंड बार ट्राई किया तो मेरे 90 नंबर आए, उसमें भी फिर 200 में से आए, है ना। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, हस्बैंड ने बोला ठीक है कोई बात नहीं हो जाएगा। फिर थर्ड बार एग्ज़ाम दी तो फिर मेरे बहन भी थी, मेरे से जो छोटी सिस्टर, उसने भी दी, मैंने भी दी, उसके अच्छे खासे नंबर आ गए और मेरे फिर नंबर नहीं आए। अब मुझे है ना सब दूर से प्रेशर कि उसने एक बार एग्ज़ाम दी और उसका मतलब निकल गया, है ना, एग्ज़ाम उसकी निकल गई और आप इतने दिनों से तैयारी करो, कुछ नहीं हो पाया। फिर थोड़ा सा खुद जोश आया, सबने ऐसे टॉर्चर किया, अरे यार ऐसा हो गया, अब तो मुझे करके ही दिखाना है ना। वो इधर से पिताजी वगैरह मेरे पुलिस में ही थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं अपने कोई जॉब करनी नहीं है। मैंने कहा होने तो दो, कुछ अगर फील्ड में ऐसी कोई सिचुएशन आई तो अपन उसको हैंडल करेंगे, जरूरी तो नहीं है कि सारी महिला एक जैसी होती। उस हिसाब से फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने लास्ट टाइम चौथे अटेम्प्ट में मेरा फिर सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया मैडम। उसकी भी एक बात बताओ, सिलेक्शन हुआ उस समय जॉब करने वाले से मेरे हस्बैंड, मुझे इतनी छूट नहीं थी कि आपको यहाँ जाना है कि वहाँ जाना है। अब जैसे मैं पास हो गई, अब मुझे रनिंग करने जाना है, मैंने रनिंग तो करी नहीं थी, कुछ भी नहीं, मतलब मेरे फिजिकल एग्जाम के बाद फिजिकल टेस्ट होगा, एग्जाम के बाद फिजिकल टेस्ट 2-3 महीने तक गई कि चलो ठीक है यार, अपना भी निकल गया, एग्जाम निकल गया, अपने को फिजिकल की भी तैयारी करनी है। सासू जी मेरी थोड़ी सी स्टिक, उनके सामने लोअर टी-शर्ट पहन के और निकला, फर्स्ट टाइम निकली तो थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई। फिर थोड़ा सा हस्बैंड ने सपोर्ट किया कि वो तो पास हो गई, ये तो करना ही है तुझे, अब तो तुम्हें आगे निकलना ही है, चलो ठीक है। फिर एग्जाम वगैरह, फिर वो फिजिकल के लिए गए। उस समय मात्र मेरे पास एक सूट था, क्योंकि सूट भी पहनना अलाउ नहीं था, साड़ी पहनना अलाउ था। ठीक है कोई बात नहीं, फिजिकल भी निकल गया, भगवान ने मेरी से सुनी कि मेरा फिजिकल भी निकल गया। और वो ऐसा सूट था मैडम कि मैं इतनी उस समय खुद को सोचती थी कि वो लोग दूसरे भी नहीं पहनते, इतनी सीधी सिंपल, बिल्कुल ना ज्यादा बोलना ना कुछ नहीं। इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में पूरे पसीने आ रहे मुझे ना कि मैं क्या बोलूंगी। कभी इंग्लिश में पूछ लिया तो, क्योंकि इंग्लिश मेरी कमजोर, कभी इंग्लिश में पूछ लिया तो मैं क्या करूंगी। फिर उन्होंने, मेरा बायो था तो उन्होंने मेरे से बायो से रिलेटेड कुछ पूछा और घर के संबंध में कुछ पूछा, और ठीक है फिर फाइनली मेरा हो गया। चलो हो गया वहाँ तक तो ठीक है। अब मेरा बेटा 7 साल का और मुझे जाना है ट्रेनिंग पे। अब मैंने उससे कभी छोड़ा नहीं और ना मैं कभी घर से बाहर निकली। और उसके पहले मेरे पास कीपैड मोबाइल था, है ना, जब जॉब से पहले मतलब कीपैड मोबाइल था। तो मैंने कहा मैं बात कैसे करूँगी, क्या करूँगी। तो हस्बैंड ने मेरे देवर का सेकेंड हैंड मोबाइल उनका यूज़ करा हुआ था, वो ये स्क्रीन टच ही था, वो मुझे दिया कि ठीक है वीडियो कॉलिंग वगैरह इस पर करते हैं। अब 9 महीने की वो ट्रेनिंग में निकल गई, सब हुआ। मेरा बच्चा वहाँ पर, मेरे को रात में नींद नहीं आई, मुझे रोना है कि क्या कर रहा होगा वो, क्या कर रहा होगा, इधर ये भी और उधर वो भी। मतलब मैं अंदर से बहुत टूट चुकी थी, रोती थी, नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे तो ले चलो, हो गया वो तो। बोले बस हो गया, हार गई। फिर बोले बस हार गई। मैंने बोला नहीं यार मैं करूँगी, ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो मतलब वो उसकी तबीयत 6-7 महीने हो गए, बेटे की तबीयत खराब हो गई, मेरे बिना रहता नहीं था। उसको मतलब फीवर वगैरह आ गया और उसको बोले मुझे मम्मा के पास जाना है। उसके पापा छुट्टी ली उन्होंने और मेरे सागन में ट्रेनिंग हुई हमारी, वो उसको लेकर मेरे पास में आए। और वहाँ की मतलब मैडम वहाँ का बताओ, वहाँ पे वो लेकर आए और ट्रेनिंग इतनी स्ट्रिक्ट, ये भी ट्रेनिंग का एक पार्ट, ट्रेनिंग इतनी स्ट्रिक्ट कि आपको बच्चे के पास नहीं जाना है, आपसे वो 10 मिनट मिल लेगा वही ठीक है, और आपको बाहर नहीं जाना है, क्योंकि संडे के दिन ही मिलता था बाहर जाने के लिए और वो संडे था नहीं। अब वो मेरे को लेकर आए, वो तो जैसे आया मेरी आंखों में आंसू, मतलब वो पल तो ऐसा था कि यार मेरा बच्चा, मतलब मेरी वजह से कितना सर वो ऐसा हो गया, बिल्कुल दुबला ऐसा वैसा, मतलब ना खाने में ना पीने, कौन ध्यान रखता था उसको, तो क्या करता। फिर उसको फीवर भी, उसी समय उसको फीवर भी आ गया, उसकी तबीयत खराब, उनको होटल में रुकवाया करा। मैंने मैम से बोला
जो हमारे वो ट्रेनिंग के वो थे, उसने बोला मुझे मैडम बाहर जाने दो या मुझे नाइट ही रुकने दो। लेकिन ये भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है कि आपको इतना स्ट्रांग बनना है कि आपका रिलेटिव हो या आपका क्या कहते हैं आपका खून भी हो तो आपको बाहर नहीं जाना, आपको उसमें मजबूत रहना है। ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आएगी जो आपको हैंडल करनी है, अपने आप को मजबूत बनाना ही है। वो बच्चा मेरा बाहर और मैं ट्रेनिंग सेंटर में सो रही हूँ और बच्चा मेरा होटल में सो रहा है। मतलब मैं इतनी वो हो रही थी कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। वो समय तो दो दिन तक रुका, जब फिर मुझे ज़्यादा मिलने नहीं दिया। फिर वो 10 मिनट के लिए सुबह हुई, 11 ज़्यादा समय होता नहीं है, जो समय निकाला 10 मिनट में उसको मिलने दिया और वो वहाँ से चले। वो समय भी बहुत आपके हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया आपको? उन्होंने सपोर्ट किया कि तो हिम्मत रख, सब हो जाएगा। वो उनका ही वो थे, तो अंदर से वो भी थोड़े से वैसे इमोशनल हो गए थे कि बच्चा भी दूर हो रहा है, नहीं ये भी। पर उन्होंने मुझे बोला ये तो चुप हो जाएगा, इसका कुछ नहीं होता, वो सब सही हो जाएगा, तू ध्यान दे, तू कहाँ इसमें ध्यान दे रही। और फिर मतलब मेरा वो ट्रेनिंग नहीं थी, बट आपने जो भी किया बच्चों के लिए किया, उनके अच्छे फर्स्ट भविष्य के टाइम लिए बाहर किया। निकलती मैडम, मैंने किसी से मेरी इतनी बातचीत नहीं थी, कैसे लोगों के सामने बात करनी है, कैसे जेंट्स से बात करनी है। अपन हाउस वाइफ में ऐसा होता है कि एक लिमिट, घूंघट वाली लड़की डायरेक्ट वर्दी में आ गई तो वो तो थोड़ा सा वैसे ही लगेगा ना कि मतलब कैसे मैं बात करूंगी, लड़कों से कैसे बात करूंगी, क्या बात करूँ, आदमी से कैसे बात करूंगी। बहुत एक हिचकिचाहट थी, वो मेरी सारी दूर हो गई। अब तो आप मुझे कहीं भी भेजो तो मैं फ्री होके जा सकती हूँ। अभी आप नाइट ड्यूटी करके आ रही रात को, काहे की घूंघट वाली लड़की, अब कुछ नहीं रहा, सब क्लियर हो गया। मैम जैसे लॉन्ग आवर्स की ड्यूटी होती है, नाइट शिफ्ट होती है, इमरजेंसी कॉल होते हैं, इसमें आप फैमिली और लाइफ, खुद का काम, दोनों को कैसे बैलेंस करती है? क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आपको इसमें? मैडम चैलेंजेस तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन उसमें फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। फैमिली मतलब मुझे इतना सपोर्ट करती है कि ठीक है तू तेरी ड्यूटी कर, हम लोग सब संभाल लेंगे। जैसे कि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि मेरे बेटे का बर्थडे था और उसी समय लॉ एंड ऑर्डर हो गया। अब मैंने सारा होटल में मैनेजमेंट वगैरह सब कर लिया। हस्बैंड भी मेरी ड्यूटी छोड़ के, वो भी परमिशन लेकर ही आए हुए थे। तो फिर मैं थोड़ा सा डरी हुई थी कि मैं क्या करूँगी, और थोड़ा सा अंदर से इमोशनल भी हो गई थी कि यार बताओ मेरे बेटे का बर्थडे है, नौकरी कर रहे हैं अपन और अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, उन्हीं को अपन समय नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर फैमिली थोड़ा सपोर्ट करेगी, ठीक है कोई बात नहीं, तू कर ले, हम बाद में करेंगे। और फिर मैंने 10:30 बजे जाकर ना और केक काटा, इधर उधर बोला, दीवान जी को, टीआईसी को बोला कि सर मेरे को थोड़ी देर के लिए जाने दीजिए। फिर उन्होंने मुझे परमिशन दी और फिर हमने जाकर केक काटा। और वो समय ऐसा था कि यार मतलब सब मेरे लिए आके खड़े और मैं वहाँ खड़ी हूँ, तो वो समय था थोड़ा सा इमोशनल टाइप था। आपकी स्टोरी सुनकर वो लग रहा है कि एक मूवी का डायलॉग है ना कि पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लगी रहती है, तो आपको कायनात ने भी हेल्प किया है। ऐसा होता है कि जैसे आप यूनिफॉर्म पहन के आई हैं, आपको देखकर मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है, बट यूनिफॉर्म पहन के मार्केट में निकल रही हैं तो बॉडी लैंग्वेज में या माइंडसेट में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। होता है ना मैडम, जैसे कि अपन सिविल में जा रहे हैं, है ना, और अपन नॉर्मल सूट में या वैसे ही जाते तो अपने को कोई इतना ज्यादा जानता नहीं है कि अपनी पुलिस में, तो अपने को भाभी जी बोलते हैं, दीदी करते, अपने जो काम होते हैं वो इजी वे में होते नहीं है। और उसी जगह अपन दूसरी बार में अगर अपन वर्दी में चले गए तो वही लोग अपने को बहुत सम्मान से बोलते ठीक है मैडम आप बैठिए, आपका ये काम हो जाए। तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ठीक है यार मैं जो जॉब कर रही हूँ सही है, एक लड़की के हिसाब से सही है। मैं आधी रात में भी, जैसे कभी भी ऐसा होता है ना मैडम कि आधी रात में भी थाने से अपन निकल रहे हैं, तो एक सिविल में जाते हैं तो आधी रात में जाने में थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन जो वर्दी पहनने के बाद जो कॉन्फिडेंट आता है, तो आप मुझे 1 बजे भी बोलोगे रात में तो मैं वर्दी पहन के निकल जाऊंगी, मुझे डर नहीं लगेगा। मतलब इसकी ये बात है कि आपको डर खत्म हो जाता है, डर खत्म हो जाता है। वर्दी पहनने के बाद जो पावर आता है वो एक अलग ही पावर होता है। सही बात। लोगों का भी माइंड सेट चेंज होता है यूनिफॉर्म को देखने के बाद में। जी मैम आपकी जो सर्विस पीरियड में कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमें बताना चाहें कि आपको लगा हो कि नहीं मैं जो ड्यूटी कर रही हूँ समाज के लिए बहुत अच्छी है? ऐसे तो सर्विस पीरियड में बहुत सारे ऐसे केस आए हैं, जिसमें से एक केस है, नाम तो नहीं बताऊंगी मैं, जगह भी नहीं बताऊंगी। उसमें ऐसा हुआ था कि जो पीड़ित पक्ष था वो काफ़ी गरीब था और जो पिताजी थे उसके वो भी मजदूरी वगैरह करते थे, और मम्मी भी आधी मेंटल थी और आधी थोड़ी सही थी। 2-3 बच्ची थी, लड़की थी 14-15 साल की और जो सामने वाला था वो भी 14-15 साल का ही था। आमने सामने वो लोग रहते थे। वो लड़की वहीं पे झाड़ू पोछा वगैरह करने के लिए जाती थी। उस बीच उन दोनों के बीच में क्या, घर पे कोई रहता नहीं था, हो सकता है मौका मिल गया और जो भी काम हुआ हो। उसके बाद में शायद उसने काम करना छोड़ दिया। 9 महीने प्रेग्नेंट रही वो लड़की, है ना। किसी को पता ही नहीं चला कि वो प्रेग्नेंट है, उसका मतलब ऐसा दिखा भी नहीं।
और जब लास्ट में वो वॉशरूम वगैरह गई, जब ज़्यादा पेट फिर दर्द हुआ होगा, वॉशरूम वगैरह गई तो टॉयलेट में ही उसको बच्चा हो गया, है ना, बच्चा हो गया। वो जो भी हुआ, पिताजी, और वो भी डिलीवरी भी उसके पिताजी ने करवाई, मतलब वो बच्चा लेके उसके पिताजी मतलब बाहर है। और जब 1 महीना हो गया तब हमारे पास वो लेकर आए कि ऐसी ऐसी बात है कि मतलब कि इसके साथ में ऐसा हो गया, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। अब पहला तो ये टेंशन कि कहीं इसके पिताजी ने तो ऐसा नहीं कर लिया, क्योंकि वो कैसे उसकी डिलीवरी करवा सकता। हमें तो ये भी नहीं पता था कि वो जो महिला, उसकी जो मम्मी है, पीड़ित की जो मम्मी है, वो आदि मेंटल है, ये अपने को पता ही नहीं था। पहला तो ये दिमाग गया कि हो सकता है इसके पिताजी ने ऐसा किया हो, और फिर दूसरा ऐसा कि इतना बड़ा बच्चा ऐसा करेगा तो इनको पता तो चलना ही चाहिए, कुछ तो हुआ होगा। और तो फिर उसके बाद में मैंने इधर उधर से राय ली, मैं उसमें बहुत कंफ्यूज रही कि मुझे क्या करना है, क्या करना है, कि कहीं मैं गलत इंसान को मुलजिम ना बना दूँ। और वैसा चला, फिर इधर उधर पूछा कि चलो लड़की बोल रही है तो अपने को करना ही है, पहली प्राथमिकता तो अपनी यही है। पिताजी भी आए, फिर अपन ने सारी प्रोसेस करी, जो भी पुलिस की होती है सारी प्रोसेस करी, और 3-4 महीने तक फिर उसको भेजा अपन ने, मेडिकल के लिए भेजा, और उसके बाद में उसकी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी, DNA के लिए भेजा। 3-4 महीने तक, जब तक मैडम वो रिपोर्ट नहीं आई, तब तक मेरे दिमाग में ही चला कि मैंने कोई गलत तो नहीं कर दिया, कहीं मेरा सवाल जवाब हो सकता है कि मैंने जो पर्सन का करा हो वो ना हो कि उसका पिताजी हुआ तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। पर वो 4-5 महीने तक, 5 महीने बाद वो रिपोर्ट आई और उसमें वो पॉजिटिव है, तब मुझे मतलब थोड़ा सा ऐसा लगा। और 3-4 महीने तक मैंने उस फैमिली के लिए जो मेरे से बन सकता था मैंने वो उसके लिए किया। ये महिला होने का एक बड़ा बेनिफिट होता है। हाँ, कि मतलब यहाँ मुझे ऐसा लगा कि वाकई में मतलब मैं महिला और ये मुझे बोलने आया तो मैंने इसको सुना, मतलब महिला होना बहुत ज़रूरी है कि वो लड़की भी मुझे खुल के कोई चीज़ बता पा रही है कि वाकई में मेरे पिताजी ने नहीं, सामने वाले पर्सन ने ऐसा किया। बट ये आश्चर्य की बात है ना मैडम कि मालूम ही नहीं पड़ा और पूरा टाइम निकल गया पड़ा। वाकई में मतलब ये घटना तो मेरे 10 साल की सर्विस में पहली ऐसी घटना थी कि जिसमें पिताजी को भी नहीं पता चला और माँ को भी पता नहीं चला, और बच्ची ने 9 महीने तक सर्वाइव भी कर लिया, मतलब ना कोई टीका टीकी जिसे लगते हैं वैसा भी नहीं, और वो सब हुआ, और बच्चा भी अच्छा हेल्दी। हम सब ये सब चीजें मूवीज में देखते हैं, आज सुन के लग रहा है कि वास्तव में समाज में ऐसा होता है। एक ये महिलाओं को एक ये बेनिफिट भी रहता होगा कि जैसे वो आती हैं तो आपसे खुलकर बात कर लेती है, अपनी समस्या सही ढंग से समझा पाती होंगी। जी मैडम। और ये अधिकतर उन केसों में होता है जिसमें छेड़छाड़ हो गई है या रेप जैसे केस में होता है, तो जेंट्स को इतना खुलकर नहीं बता पाती जितनी महिला को बता पाती है कि मेरे साथ ऐसा भी किया, इसने ऐसा भी किया, इतने समय से ये था, इतने समय से ये था, तो वो अपने को खुल के बता पाती है। महिला होने का ये बेनिफिट है अपना। जैसे आपको लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना होता है तो ऐसा हाई प्रेशर भी रहता है आपके ऊपर, जिसमें आप अपने मेंटल स्ट्रेस को कैसे बैलेंस करती हैं? मेंटल स्ट्रेस को बैलेंस तो किया नहीं जा सकता है लेकिन वही है कि अब अपन ने इस जॉब में कदम रखा है तो अपने को इन सारी चीज़ों को फेस तो करना पड़ेगा। फील्ड में बहुत सारी समस्या आती है, लेकिन जैसे अपन घर जाते हैं तो बच्चों को देख लेते कर लेते हैं तो थोड़ा सा वापस कूल हो जाता है, थोड़ा सा माहौल कूल हो जाता है। उस समय अपन भूल जाते हैं कि अपन पुलिस में, उस समय यही होता है कि अपन हाउस वाइफ ही। और थोड़ा मेंटली थोड़े से उससे फ्री हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं, बच्चों को हो जाते हैं। मैम, आपके अकॉर्डिंग वुमन एम्पावरमेंट क्या है? मेरे हिसाब से तो ये है कि महिलाओं को जो कानून ने, और जो कहने का मतलब है कि जो कानून बनाए गए हैं उसका सदुपयोग किया जाए, उसका दुरुपयोग ना किया जाए। इससे क्या होगा कि अगर वो सदुपयोग करेगी तो अपन वाकई में जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके अपन सुन पाएंगे, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे होते हैं कि जो सच भी होते हैं अपने सामने जैसे आते हैं तो अपने को ऐसा ही लगता है कि ये भी वैसे ही होगा, पहले केस के अकॉर्डिंग ये भी वैसे ही होगा। तो उस चीज़ को लेकर तो ऐसा है कि मेरा ये कहना है कि अपना जो पावर महिलाओं को दिया गया उसका सदुपयोग किया जाए, जो कानून में जो भी समझाया गया उसका सदुपयोग करें, अपने अधिकारों का सही उपयोग करें। अपने अधिकारों का सही उपयोग, क्योंकि कानून में भी पहले फर्स्ट प्रायोरिटी महिलाओं को ही दी गई है। जी कि अगर कोई भी केस आता है तो महिला अगर कह रही है कि मेरे साथ गलत हुआ है, उसको मानना ही है, पहली प्रायोरिटी उसको देनी ही है, अपने को रिपोर्ट तो दर्ज करनी ही है। उसके बाद फिर आप आगे की प्रोसेस करते हैं। जी। तो ऐसा भी होता है मैम कि प्रोसेस करने के बाद पता चला होगा कि नहीं यार केस ही गलत निकल गया है, तो ऐसा होता है। लेकिन फिर वही बात है ना कि अपन अपना को जो महिला फरियादी है अपने को अब उसकी मदद ही करनी है। अब वो जो कोर्ट में जो हो
वो जज साहब करेंगे। अपनी जो पहली प्राथमिकता, जो प्रोसेस पहली रहती है हाँ, वो अपने को करनी है। मैम एज अ पुलिस लेडी, अगर आप आज की जनरेशन को भी मैसेज देना चाहें तो क्या देंगी, स्पेशली लड़कियों को? स्पेशली लड़कियों को यह मैसेज देना चाहूँगी कि उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है कि हम महिलाएं हैं और हम ये भी कर सकती हैं, तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते रहें। ऐसा नहीं कि आप डिमोटिवेट होके पीछे हट जाए कि यार अब मेरे से नहीं हो रहा है। सफलता तो मिलती है अगर आपने की मेहनत है। कहते हैं ना कि 75% तो आपकी मेहनत होती है और 25% आपका लक होता है। तो मतलब अपनी मेहनत को छोड़िए मत। अगर आपकी किस्मत में है और आपने एक लक्ष्य बना रखा है तो आपको वो हासिल होगा ही होगा। आप चाहे कुछ भी, मतलब कितना भी कुछ भी कर ले, आपको मिल ही जाएगा। आपकी मेहनत सफल होगी ही से। आप एग्जाम्पल है उस बात का। हाँ जी, मैंने चौथे अटेम्प्ट में निकाला। मतलब मैंने भी ये सोचा नहीं था, मतलब मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं पुलिस में जाऊंगी और मैं इस पद पे भी रहूंगी। ये तो वाकई में मेरा डिसाइड नहीं था। मेरा यही था किसी आंगनवाड़ी में चले जाएंगे या टीचर विचर में या पटवारी वगैरह बन जाएंगे। पुलिस का तो कहीं से कहीं तक मेरा माइंड सेट था ही नहीं, लेकिन वो मेरा लिखा हुआ भी था। 75% मेरी मेहनत हो गई, 25% मेरा लक हो, घर में आज यहाँ बैठी हूँ। मैम जॉब में कभी ऐसा होता है कि महिला होने के नाते अंडर एस्टिमेट किया हो कि ये तो क्या ही कर पाएगी इस काम नहीं को? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने वर्दी पहन ली है हाँ, तो आप मेंटली रूप से पूरा प्रिपेयर हैं कि आप महिला हो या पुरुष हो, आपको ये काम करना ही है। तो वो अधिकारी भी जो होते हैं उनको मालूम है कि कर ही लेंगे। कहने मतलब वर्दी पहनी है तो अपने को ये काम करना ही है। ऐसा नहीं कि आप महिला है तो आप ये नहीं कर पाएंगी, करना ही है। बहुत अच्छी बात है। मतलब जो जॉब है वो तो करना है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, करना ही है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें समझ में आई आपसे बात करने के बाद में, और आपको भी मजा आया होगा बात करके। ये तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। हाँ, मतलब मैं कभी ऐसे खुल के बोली नहीं हूँ, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मतलब अपॉर्चुनिटी दी कि मैं थोड़ा अपने आप को भी खोल सकूँ और आपसे बात कर सकूँ। मैम दिन रात ड्यूटी करती हैं, इतना परिवार इतना कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, तो एक बातचीत तो होनी चाहिए। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। धन्यवाद। आज की इस सशक्त और प्रेरणादायक बातचीत के लिए श्रीमती उषा बरैया का हृदय से धन्यवाद। उन्होंने यह साबित किया है कि जब एक महिला वर्दी पहनती है तो सिर्फ कानून की रक्षा नहीं करती है, वह समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना को मजबूत करती है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।